ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था 1998 के एक साइंटिफिक अमेरिकन जर्नल में। इसमें एक बहुत ही अजीब ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखा गया है। राइटर कहते हैं कि जब वो अमेरिका के बॉस्टन और फिलाडेल्फिया शहर के बिल्डिंग देखने गए थे जो कि 18वीं सेंचुरी में बनाई गई थी, तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस किया। उन्होंने देखा कि बिल्डिंग के डोर सीलिंग्स बहुत ही छोटी कद की हैं। बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि 20वीं सेंचुरी के पहले जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो एक डिफरेंट ह्यूमन हाइट के लिए बनाई गई हैं, और इनका ये ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है। कई स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि ह्यूमन बींग्स की एवरेज हाइट 20वीं सेंचुरी से बढ़ती आई है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, जहां एक मेन और वुमेन की एवरेज हाइट 1896 से 1996 तक मैप किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ह्यूमन बींग्स की एवरेज हाइट 20वीं सेंचुरी से बढ़ती चली आई है। तो जहां दुनिया में ह्यूमन बींग्स की एवरेज हाइट बढ़ी है, वहीं इंडिया में इसका अपोजिट ऑब्जर्व किया गया है। पिछले 20 सालों में इंडियंस की हाइट कम हुई है। जैसा कि डिफरेंट एज ग्रुप में एवरेज मेन हाइट कम हुई है 1998 से 2015 के बीच। तो नमस्कार, मैं हूं अभिजीत पांडे और आप देख रहे हैं द एपी शो। और इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिरकार इंडियंस की हाइट गिरी क्यों है 20 सालों में। तो देखते रहिए इस वीडियो। अब इंडियंस की हाइट वेस्टर्न कंट्रीज से कम है, इतना सरप्राइजिंग नहीं है। इनफैक्ट अगर हम उन महिलाओं का कंपेयर करें जिनका एज ग्रुप 18 से 25 के बीच में है, तो इंडियन महिलाएं 9th शॉर्टेस्ट हैं पूरी दुनिया में। तो कंपेयर करने के लिए हम दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो फिर हम इंडियन हाइट को दूसरे देशों से कंपेयर करें, या तो सिर्फ इंडियन से कंपेयर करें पर दूसरे जनरेशन से। बट दोनों ही मैट्रिक्स में इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। जैसे कि अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें, तो इस मैप में 1996 में इंडिया को ग्रीन कलर से दिखाया गया है, यानी कि एक ऐसा देश जो कि लोअर रैंक में था दूसरे देशों के कंपैरिजन में। अब इंडियंस की हाइट अपनी ही पिछली जनरेशन से कंपेयर करते हैं, तो इसके लिए हमें रिसर्च पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि जेएनयू के 3 स्कॉलर द्वारा पब्लिश की गई हैं। ये रिसर्च पेपर NFHS यानी नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे द्वारा पब्लिश किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग महिलाओं की हाइट 1998 से 2005 के बीच में बढ़ी है, पर 2005 से 2015 के बीच में 15 से 26 की एज की लड़कियों की एवरेज हाइट 0.12 सेंटीमीटर से घटी है। और वहीं मेल हाइट की बात करें तो सभी एज ग्रुप में एवरेज मेल हाइट घटी है। कई टाइम से यह माना जाता है कि जेनेटिक्स से डिटरमाइन करता है कि आपकी हाइट क्या होगी, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। रिसर्चर्स का मानना है कि 60 से 80% जीन रिस्पॉन्सिबल है आपके हाइट ग्रोथ के लिए। बाकी के बचे हुए पार्ट्स के लिए कई अदर फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ह्यूमंस में 50% वेट ग्रोथ और 20% हाइट ग्रोथ 10 से 19 साल के बीच आता है। और जेनेटिक्स के अलावा न्यूट्रिशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हाइट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में एवरेज हाइट ज्यादा है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में। सिमिलरली इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि लो और लो इनकम वाली कंट्रीज में किस प्रकार हाइट कुछ खास बढ़ी नहीं है, लेकिन वही हाई और हाई मिडिल वाली कंट्रीज में हाइट बढ़ी है। सो बेसिकली जेनेटिक्स के अलावा सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके। इंडियंस में ये हाइट डिक्लाइन ऐसे ग्रुप में हुआ है जो जनरली किसी ना किसी सुविधाओं से डेप्रीव्ड रहे हैं, जैसे कि इंडियन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। रिसेंटली मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी माना है कि ट्राइबल लोगों के बीच गवर्नमेंट की स्कीम का कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूट्रिशन और सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कितना जरूरी है किसी हाइट ग्रोथ के लिए। पर ऐसा क्यों है कि मेल हाइट डिक्रीज हुई है वहीं विमेन हाइट इंक्रीज हुई है? तो इसके कई फैक्टर हो सकते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि एक फैक्टर यह हो सकता है कि लड़कों के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है। वहीं पे ऐसे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम लड़कियों के लिए तो हैं, जैसे कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है 11 से 14 साल की इंडियन लड़कियों को। पर वहीं इंडियंस लड़कों को ऐसा कोई स्कीम प्रोवाइडेड नहीं है। 10 साल तक तो मिड डे मील मिलता है, और उसके बाद क्या?
रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग दूसरा फैक्टर हो सकता है 1991 का लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के बारे में नहीं पता, कमेंट डाउन करो अभी कमेंट बॉक्स में, मैं बना कर दूंगा तुमको लिबरलाइजेशन पे एक वीडियो, कमेंट करो अभी फटाक। कई लोग मानते हैं कि इंडियन लिबरलाइजेशन से इंडियन इकोनॉमी और लोगों को बहुत फायदा हुआ, पर ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को इसका बहुत सारा नुकसान हुआ और बहुत लोग गरीब से और गरीब हो गए। इंडियन लिबरलाइजेशन और आईएमएफ के दबाव के कारण इंडियन लोगों को एग्रीकल्चर रिलाइज बढ़ानी पड़ी। कई ऐसे फार्मर फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप उगाने लगे और इसका सीधा असर पड़ा कि 1990s के समय तक पूरे दशक में माल न्यूट्रिशन बढ़ने लगा। ये जो रिसर्च आई है जिसमें इंडियंस की हाइट डिक्रीज हो रही है, यह हमें ये बताता है कि हम में से कई लोग शायद इससे प्रभावित ना हो रहे हो, क्योंकि हम ऐसे परिवार से बिलोंग करते हो जिनका 1991 के लिबरलाइजेशन से फायदा हुआ हो। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जिनका सिचुएशन लास्ट 30 सालों में नहीं बदला है, और हमारी सिविल सोसाइटी, हमारे गवर्नमेंट को ऐसे रिफॉर्म लाने होंगे ताकि हमारा और इन लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। तो यही रहा आज के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। जय हिंद।